नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाक को खरी खोटी आज सुनाई गई। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भी सख्त संदेश दे दिया। पाक को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है भारतीय सेना। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर जमकर रक्षा मंत्री आज गरजे और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए ये कह दिया कि अगर वह रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए सेना तैयार है। और लद्दाख में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री पहुंचे थे। और भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत से यहां शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। लेकिन यहां पर साफ आपको ये बताते चलें कि हमारे रास्ते अलग हैं, यानी कि भारत का रास्ता अलग है और पाकिस्तान का रास्ता अलग है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। और अगर रोड़ा अटकाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तत्पर है। और फिलहाल 6 पॉइंट ऐसे थे जिस पर पूरी तरह से फोकस किया गया है राजनाथ सिंह की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब कारगिल वॉर मेमोरियल में पूरा भारत दिखाई देता है। यहाँ शहीदों में हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु समेत देश के हर हिस्से के जवान का नाम दर्ज है। शहीदों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने वाले सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जो लोग देश को बांटने का सपना देख रहे हैं, उन्हें स्मारक की दीवार को देखना चाहिए। ये दीवार ही भारत को बांटने की उनकी सोच का सबसे बड़ा जवाब है। और कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण था जो पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को देखा। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य से ऐसा इतिहास रचा जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। फिर भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों की सीमा पार भेजने का काम कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है, पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल दे रहा है। भारत डेटा सेंटर बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर बना रहा है। भारत एआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। और समाज की सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता ही सैनिकों की असली ताकत है। और ताकत के दम पर हम कारगिल जैसे युद्ध जीत गए और आगे भी पाकिस्तान को इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। हमारी सेना पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है और अगर दुश्मन की नापाक हरकत करने की यहां पर कोशिश हुई तो उसके घर के अंदर घुसकर उसे नाकू चने जो पहले चबाए गए वो दोबारा से भी चलाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल गोइंग ऑन है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर राम, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कमांडर भूषण। शुरुआत कमांडर भूषण आप ही से करूंगी। आज रक्षा मंत्री ने जो बात कही है उसका सीधा सीधा आप देखिए का मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अगर आंख उठाने की कोशिश की तो घर के अंदर ही घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पीओके पर आज फोकस किया गया। अनम्यूट कर लीजिए कमांडर भूषण। मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे सुन रहे हैं? अनम्यूट करिए जरा। ठीक है डॉक्टर राम, कमांडर भूषण मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर राम, पाकिस्तान के लिए जो एक जी संदेश भारत की तरफ से। देखिए, जो संदेश दिया गया है ये कई बार दे दिया गया है और निश्चित रूप से पाकिस्तान को अब चेत जाना चाहिए, किसी तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए।
आज की तारीख में तो पाकिस्तान खुद इतना अपने आप में उलझा हुआ है। हम्म। आज देखिए ना, आज वहां पर जो है कितने सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में बम विस्फोट हुआ, उधर बलूचिस्तान में भी हो रहा है। इधर जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत तो खस्ता है ही। ऑलरेडी वहां पर जो है जो एक नादिरशाही वहां पर दमन चल रहा है, वो तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। वहाँ ये भी नहीं देखा जा रहा बच्चे हैं या बुढ़े हैं या महिलाएं हैं, सबको जो है गोलियों से भूना जा रहा है। हम्म। और निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है कि जब पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है। और ऐसे में भारत सरकार की क्या नीति रहेगी, ये हमारे रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। और मुझे हम्म। पूरा विश्वास है कि ये जो संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, ये जी। पूरे शब्दों में कह दिया। और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो निश्चित रूप से हम जो है उसको किसी न किसी तरह से, अगर कूटनीतिक तरीके से मान जाता है तो ठीक ठाक है, नहीं आवश्यक हुआ तो सैन्य कार्रवाई भी करना अगर जरूरी हुआ तो हालात की तो बने जाएगी। थे पिछले ये दिनों, बात पूरी। हालात बने थे और लग रहा था कि इसी तरह से लोग खुद ही कह देंगे कि हमें भारत जाना है। दिनेश जी, अब जिस तरह से राजनाथ सिंह ने अपने भारत की छवि सामने रखी और बताया यहाँ कि पाकिस्तान इस वक्त क्या बो रहा है, टेरर मॉड्यूल, हवाला का पैसा, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर को भी तोल दिया कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी अच्छा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज सभी वीर जवानों को हम नमन कर रहे हैं और ये एक अदम्य साहस का एक तरह से परिचय था कारगिल युद्ध। और मतलब सोच भी नहीं सकता था कोई कि किस तरीके से इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिकली एक तरह से डिसएडवांटेज के उसमें और जैसे कि हम लोग थे, क्योंकि कहाँ से ऊपर से जैसे मान के चलें कि पहाड़ की चोटी के ऊपर से और सीधी सीधी एक तरह से लाइन ऑफ फायर के बीच में, और हमारे वीर सैनिक जो थे ऊपर बढ़ते जा रहे थे, उनको पता था कि मौत निश्चित है सामने, फिर भी डटे रहे। और एक तरह से मान के चले कि पूरी तरीके से इतना लोहा लेकर लेने का काम किया, और पूरे तरीके से ये एक तरह जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी जो हैं, तो उन्होंने बयान किया अपने उसमें इसमें स्पीच में कि क्लियर बताया उन्होंने कि किस तरीके से साइंस को भी एक तरह से डिफीट करने वाला काम था। तो इसको हम आज नमन करते हैं। और उस टाइम पे एक तरह से जिस तरीके से एक कुटिल जो चाल थी पाकिस्तान की, कि किस तरीके से शांति वार्ता के बीच में किस तरीके से उन्होंने और छल और उसका प्रयोग किया, तो वो सब देखने की चीजें थी। और उस तरीके से यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके डीएनए के अंदर ही धोखा है, तो हम लोग कभी विश्वास उन पर नहीं कर सकते हैं। और 99 में उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और अच्छी तरह देखिए, मुझे पता है कि उस टाइम पे लाहौर डिक्लेरेशन पे साइन किया था, लाहौर बस यात्रा शुरू की गई थी। और उस तरफ जैसे परवेज मुशर्रफ वगैरह इन सब ने अपने तरीके से कौन सी क्या अपनी इनकी चाल थी कैसे थी, और चुपचाप अपनी गुपचुप मीटिंग की, और एक तरह से जो खाली चौकियों पर पड़ी थी, क्योंकि हमें दूर दूर तक इस चीज का अंदेशा नहीं था आशा जी कि कभी इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि जब शांति वार्ता के बीच में भी कभी इस तरीके से खलल डालने का काम करेंगे। लेकिन आज वो भारत नहीं है, जैसे जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने स्पष्ट किया, आज वो भारत नहीं है। आज का भारत जो है वो घर में घुस के मारता है और गोली का बदला गोले से देता है। और पूरे तरीके से हम लोग जिस तरीके देखिए कि जैसे अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो एक तरफ डेटा सेंटर और दूसरी तरफ रेडिकल सेंटर, या रेडिकल सेंटर का मतलब कि पूरे तरीके से जो है देश को गर्त में लेके जाने वाला काम, और अपने तरीके से वहां के बच्चे और वहां का जो जिस तरीके से यूथ जो है उनको बर्बाद करने का काम, वहां की आबादी के साथ में छलावा, और पूरी तरीके से सिर्फ वहां के जो हुक्मरान है उसका सिर्फ एक ही काम है कि किस तरीके से अपनी जेबें भरी जाए और किस तरीके से अपना स्वार्थ सिद्धि हो। लेकिन भारत जो है उसमें देखिए किस तरीके से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित किया। हमने आस पड़ोस के सभी जो हमारे जैसे जो छोटे पड़ोसी लोग हैं, छोटे देश लोग हैं, उनके अलावा वर्ल्ड में जो और भी जो जैसे देश हैं, तो उनकी हमने किस तरह की जैसे कोई आपदा आई उससे मदद करने का काम किया, कोविड के समय हमें मदद करने का काम किया। और पाकिस्तान उस तरीके से हमारे पड़ोस में रह करके हम ही अगर परेशान करने का काम करेगा तो हम लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं। और जिस तरीके ठीक से है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र राजा जी ने किया कि हमने घर में घुस करके और उनको सबक सिखाने का काम किया, तो इसी से उनको समझना ठीक है। चाहिए कि हम कमांडर लोग अभी भूषण, उस तरीके से आवाज आ रही पहले है की तरह क्या? बातों में आने वाले नहीं है। कमांडर भूषण, सवाल है आ कि रही है, आपको पड़ोसी आ तो रही है? बदले नहीं जा सकते हैं, लेकिन सुधारे तो जा सकते हैं। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे रहा है और हमारे शौर्य की और आप देखिए हमारे जो जज्बे हैं जवानों की वो देखते बन रहे हैं, लेकिन आतंकवाद बांटा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, टाइगर डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट्स। बात देखिए सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरू से मिलिट्री हावी है, डेमोक्रेसी नहीं होती, आवाम की बात नहीं सुनी जाती,
फौजी कंट्रोल में हैं, वो खाली आवाम का पैसा चूसने के लिए हैं। IMF से पैसा लो, गबन कर जाओ, अमेरिका से पैसा लो, गबन कर जाओ। तो उनका काम यही है कि वो पैसे को गबन करने, छुपाने के लिए 24 घंटे लड़ाई में लगे रहते हैं और टेररिज्म में लगे रहते हैं। उनका यही काम है। और उनको एक ही चीज आता है, गोली चलाना। अब सीजे पे हो रहा है, सीजे हमारा जंतर मंतर में जो सीजे पे हुआ, CJP, वो तो कहीं भी हो सकता है, हुआ तो हमने तो उसको हैंडल किया है, कर रहे हैं। और वो तो POJK में गोलियां चला रहे हैं। जब ये काम वो करेंगे तो मॉडर्न देश वो बन नहीं सकता है, ना बनना चाहता है। उनको अपनी फौज भेज देनी है सऊदी को, फौज भेज देनी कुवैत को, पैसे ले लेने हैं, और पैसे जो दुबई में बंगले लेने हैं, सियाटल में, अमेरिका में बंगले लेने हैं, ये काम वो करते रहेंगे। जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, पाकिस्तान लड़ता रहेगा और टेररिस्ट पालता रहेगा। भुट्टो के बाद जियाउल हक थे, उन्होंने उनको फांसी भी चढ़ा दिया भुट्टो को। तब से ये टेररिज्म को उन्होंने सामने रखा है। ये उनका यंत्र है, तंत्र है लड़ने के लिए। तो तरक्की करनी नहीं उन्होंने, एक मॉडर्न स्टेट बनना नहीं उन्हें, और उनको बजा है। ज्योग्राफी का फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका उनको पटाता है, चीन पटा रहा है। क्यों पटा रहा है? ताकि हमको जमीन मिल जाए, हम रशिया के ऊपर ट्रैक रखने के लिए जगह मिल जाए, हमें न्यूक्लियर स्टेशन बनाने की जगह मिल जाए, चीन CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, तो खून आपको चूसने के नहीं लिए लगता है तैयार कमांडर है। भूषण कि पाकिस्तान को समझदार लोगों की जरूरत है? आसिम मुनिर लंच पर जाते हैं, वहां क्या होता है? फिर शहबाज शरीफ अपने से बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिल्ली उड़ जाती है। डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि वीडियोस तो सोशल मीडिया पर हैं, देख लीजिए, प्रूफ तक नहीं होता। तो आपको नहीं लगता है कि एक सरकार अच्छी होना, फिर उसके बाद आर्मी का चीफ अच्छा होना पाकिस्तान के लिए जरूरी है, ना कि अपने अंदर यहाँ स्लीपर सेल पैदा करने, आतंकवादी पैदा करने? वही उनकी बिजनेस बन गई है ना, एक्सपोर्ट बिजनेस। उनको आवाम की तरक्की से कोई कंसर्न नहीं है। और हॉस्पिटल्स बने, यूनिवर्सिटीज बने, फैक्ट्रियां बने, ये नहीं है उनको। उनकी जो फौज फैक्ट्रियां चला रही है, टॉयलेट पेपर से टूथब्रश बनाते हैं, वो उससे पैसे कमाते हैं। उनको क्या पड़ी आवाम की? पर मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपकी चैनल्स पे, मुझे पता नहीं, ख्याल याद नहीं आ रहा, बाकी चैनल्स पे पाकिस्तानी पत्रकार भी आते हैं। अरे वो वाह वाह कर रहे होते, सरकार की वाह कर रहे होते हैं। क्या उनको पैसे दिए गए हैं? उनको एजेंसी दी गई है? समझ नहीं आ रही उनको। बेसिक प्रॉब्लम यही है। अब आप बताइए, POJK में मंगला डैम 1960 में बना, पूरे पाकिस्तान को सिंध तक बिजली और पानी दे रहा है, वहां उनको दबा रहे हैं। बलूचिस्तान में इतने मिनरल्स हैं, और पूरे प्रोविंस कौन सा है? बलूचिस्तान। उनकी बात सुननी नहीं। KPK में यही काम है, गोलियों से काम करना है। अरे अभी जैक को भी तो प्रतिबंधित जिस तरह से कर दिया गया, उस वक्त भी तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही सारा बवाल मचा, और जो गन्स का इस्तेमाल हुआ लोगों के साथ। डॉक्टर राम, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो हमारा शौर्य स्थल है कारगिल के अंदर, जो वॉर मेमोरियल है, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसकी भाईचारे की और हमारे जवानों के हौसले की एक मिसाल दिखती है कि आप हमें बांट नहीं सकते हैं। हमारा जवान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों से आता है, गुलजार है हमारा भारत। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, हम सब एक हैं। और हमारे जवानों पर हमको गर्व है। कारगिल की लड़ाई हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान के लिए तो हालत ये है कि जिस समय पाकिस्तान के सिपाही बम मारे गए थे, हमने कहा था कि इनकी डेड बॉडी आप ले जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया था, पहचानने से इनकार कर दिया था। तो जिस देश के नेता लोग और आर्मी अपने जवानों को पहचानने से इनकार कर दे, उस देश का पतन तो निश्चित ही है। आज की तारीख में तो वहां गृह युद्ध स्टार्ट होने की संभावना पूरी तरह से हो गई है। लूटपाट और आगजनी, और आप इस तरह के अगर देखेंगे बम विस्फोटों का इतिहास, तो पाकिस्तान में एक सामान्य घटना बन गई है। सड़क चलते लोग असुरक्षित हैं। अगर उनको पता लग जाए कि यहाँ ट्रक में आटा जा रहा है, दाल जा रहा है, चावल जा रहा है, तो लोग लूट के ले जाते हैं। पुलिस वालों को गोलियां मार रहे हैं। जो उनके रेंजर्स हैं, उनको बुरी तरह से मारा जा रहा है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं। तो ऐसी बुरी हालत आज पाकिस्तान की हो गई है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मुल्ला मुनीर है कि उनको तो सिर्फ विदेशों से कटोरे में भीख मांग मांग कर इकट्ठा करके और बस अपनी संपत्ति को बाहर विदेशों में जमा करना है। आज की तारीख में 85% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वहाँ अधिकांश जो है लोग
2 जून का आटा तक उनको नसीब नहीं होता है। टमाटर इतने महंगे हैं, दूध इतना महंगा है, 386 रुपए पर लीटर आज का दाम था। आप सोचिए, बच्चे जो है रो रो कर सो जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है। जिस देश की 85% आबादी, उसमें से अधिकांश मोर देन 50% एक टाइम खाना खाती हो, उस देश का भविष्य क्या होगा? निश्चित रूप से ये अधिक समय तक दबा कर नहीं रख सकते हैं। और अभी आप देखिए कि जो पीओके में हालत है, वो हालत सिंध में होने वाली है, वही बलूचिस्तान में तो हो ही रही है, और पंजाब भी अछूता नहीं रहने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है, और पूरी दुनिया इसको जानती है। ठीक है। अब दिनेश जी, जिस तरह से कहा गया कि जो कारगिल युद्ध भारत ने जीता था वो सैन्य और कूटनीतिक की जीत नहीं थी, सिर्फ ऐतिहासिक क्षण जो पूरी दुनिया के सामने बना वो हमारे सैनिकों का अद्भुत साहस था, शौर्य था, जज्बा था, वो आज भी बरकरार है। जी बिल्कुल अच्छा जी। देखिए वो एक तरह से मतलब शौर्य जो है उससे भी बड़ा कोई शब्द अगर होता तो वो मैं शायद इस्तेमाल करता, क्योंकि पूरे तरीके से सैनिकों को उनको पता था कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से गोलियां और गोले जो है बरसाए जा रहे हैं उनपे, फिर भी वो ऊपर चढ़ते गए मतलब उस तरीके से। तो वो सिर्फ शौर्य के दम पे और साहस के दम पे ही सिर्फ हो सकता है सर। वो एक जैसे कि कई बार जैसे कहा गया कि ठीक है भाई वो मतलब एक तरह से भाई मतलब जैसे कहते हैं कि वेतन भोगी बोले और बोले, तो सिर्फ वेतन भोगी सैनिक नहीं कर सकता काम, सिर्फ जो जिसके मतलब अंदर जैसे जज्बा देश के लिए नहीं होगा तो उसके अलावा कोई व्यक्ति इस तरह काम नहीं कर सकता। जब उसको पता है कि सामने सामने मौत खड़ी है फिर भी उसको मतलब चीर के निकलना चाहता है। और दूसरी तरफ देखिए जैसे कि मतलब जैसे पहाड़ के उस पार, तो जिस तरीके से मान के चले कि शांति वार्ता चल रही थी और हम लोग एक तरह से हमने शांति का पैगाम भेजा, लाहौर डिक्लेरेशन पे साइन किया, और उसके बाद में भी चीजें इस तरीके से हुई हैं, लेकिन उसके बाद में फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं समझना चाहता और इनका मुल्ला और मिलिट्री जो गठजोड़ है उसने पूरे तरीके से देश को बर्बाद करके रख दिया, तो जब तक वो चीजें नहीं सुधरेंगी तब तक वहां की आवाम जो है उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती आशा जी। और दूसरा देखिए हमारे जैसे कि जवानों का जज्बा देखिए पहले भी बिल्कुल ऊपर था, आज भी ऊपर है, और पूरे तरीके से देखिए कि मतलब जिस तरीके से लोहा लेने का काम उस टाइम किया उससे ज्यादा जो है उस टाइम पे चरम पे इस टाइम पे जैसे उनकी जैसे जो चीजें हैं, और उसको लेकर के अभी जैसे पूरी तरीके से आंख उठा करके देखने का काम भी जो है पाकिस्तान सोच नहीं सकता। अगर सोचेगा तो मेरे ख्याल से उनके लिए सुसाइडल ही एक तरह से रहेगा, क्योंकि पहले से हम लोग जो है मतलब चाहे टेक्नोलॉजी की बातचीत करें, चाहे गोला बारूद की बातचीत करें, अम्युनिशन की, ऑर्डिनेंस की, किसी भी तरह की बातचीत करें, तो पहले से मतलब काफी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि जैसे पहले के समय की जो चीजें थी उसके बाद में हमने खुद किया कि पहले क्या था, हम लोग डिफेंस जो इक्विपमेंट थे वो इंपोर्ट करके किया करते थे, हम लोग दूसरों में निर्भर थे। लेकिन आज हम लोग डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं, हम लोग खुद बनाने का काम करते हैं, अपने खुद के लिए बनाते हैं और दूसरों को एक्सपोर्ट भी करने का काम करते हैं। तो अभी देखिए पूरे तरीके से कि देश के हर जो वीर जो जवान है, सैनिक हैं, उनको सब पता है कि आज जो सरकार है उसने सीधा बोला हुआ है कि भाई आंखों में आंखें डाल के नहीं, सिर्फ आंखें नोच के ले आओ, जो भी आंखें आपकी तरफ दिखाने का तरेरने का काम करे। और घर में घुस के अगर बाई चांस आपके घर की तरफ कोई अगर हमला करने का या देखने का काम करे तो सीधा उसके बदले माकूल जवाब देने का काम किया जाए। तो उसी तरह की चीजें तो अभी आज का जो भारत है जिसने अपने तरह तरक्की के रास्ते खोले और कहाँ पर दूसरे देश है मतलब दूसरा देश है, तो वो जैसे कि बताया उस तरीके से कि अगर बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर बातचीत होगी, और पीओके के अलावा कोई बातचीत हमें स्वीकार नहीं, और हम लोग करेंगे भी। कमांडर भूषण, पीओके को लेकर ही बातचीत होगी, आपको नहीं लगता है कि अब स्ट्रैटेजी एक बना लेनी चाहिए? क्योंकि हमारे जवान तो पहले से ही तैयार हैं, सिर्फ एक बार उन्हें आप ऑर्डर दे दीजिए और उसके बाद देखिए कार्रवाई कैसे चलती है। फिर बेशक पीओके को टेक ओवर करना बड़ी मामूली सी बात है, पर मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान टूटेगा ये हमारे लिए खतरा है। क्यों खतरा है? ये प्रॉक्सी बन के चीन का, अमेरिका का, दूसरे देशों का बन के तकलीफ देगा। अगर ये पीसफुल प्रॉस्परस कंट्री होगी तो स्टेबल रहेगी, नहीं तो लड़ते रहेंगे, अपने आप को बेच के चीन के पिट्ठू बन के काम करेंगे जो कर रहे हैं। तो अभी तो क्या हम उनका कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। और पीओके है या केपीके है या बलूचिस्तान है, ये तो ऐसे आम है पक्के खुद गिरेंगे। इनके ऊपर जरूरत नहीं लड़ाई चलाने की, क्योंकि लड़ाई के बगैर ये अपना पाएंगे। और लड़ाई की गई तो आपको मालूम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत क्रिटिसिज्म था कि 100 घंटे में क्यों रोक दिया गया जी, 4 दिन में क्यों रोक दिया गया जी। जितनी लंबी लड़ाई खींचोगे उतनी आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है चरमराने लगेगी। आप देखिए चीन को, चीन की हमसे कितनी अच्छी जीडीपी हमसे 5 गुना, फिर भी लड़ता नहीं। क्यों? लड़ेगा तो सारा उसका इकोनॉमिक मटियामेट हो जाएगा। हमारे लिए भी वो प्रॉब्लम है कि हम उसको डिफेंसिव में रख रहे हैं, एकदम अटैक करके लेने का नहीं, खुद गिरेंगे। जब देख रहे हैं खुद वो पीओके वाले कि हमारे कश्मीरी जो जेएनके में कितने खुशहाल हैं,
फ्रीडम भी है, इकोनॉमी भी है, तो ये होने वाला है। और बड़ी लोगों का अफसोस की समर्थन बात है कि मांगना अभी भारत के लोगों का और लोगों के साथ कंपेयर करना एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन कमांडर भूषण, हाँ, जब तक जख्म जख्म होता है तो ठीक है, नासूर बनने की कोशिश करे तो फिर उसका इलाज जरूरी करना पड़ता है और जल्द में करना चाहिए। अब सही कह रही हैं, पर देखिए मतलब ये है कि लड़ाई हल नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जी। लड़ाई से पीओके तो हम ले लेंगे, पर हमने बांग्लादेश भी अटैक किया, हम बांग्लादेश में वॉर में मैं जैसे हम मेरे लड़ने का सौभाग्य मिला, गर्व है मुझे। पर 71 के बाद हमने बांग्लादेश टेक ओवर तो नहीं किया, वो भी हमारी गलती भी थी, क्योंकि उस टाइम हमारी जो चिकन नेक है, उनकी 2 चिकन है बांग्लादेश की, आपको मालूम नहीं, फिर से तैयारी कर रहे हैं वो, उनको तो खोने के लिए कुछ है नहीं। मेरा ख्याल है आज की डेट में उनकी आबादी, हिंदू की आबादी शायद वहां जितनी पाकिस्तान में उससे ज्यादा होगी। वहां पाकिस्तान 7% है वहां, मेरा ख्याल है बांग्लादेश में, और उनकी 15-16 करोड़ में से, और यहाँ तो 3% है जो 24 करोड़ से। तो मतलब हमको तकलीफ है कि वो हमारी आबादी को बांग्लादेश इस्तेमाल करके अटैक ना करे, वो प्रॉक्सी वाला काम, तो ये खतरनाक काम है। और चीन जो पीओके में बैठा है, अगर लड़ाई होगी वो लड़ाई चीन के साथ होगी, आप देखें ना, खाली पीओके के साथ होगी नहीं, पूरा पीओके से तो चीन का सीपीसी निकल रहा है। तो ये सोच समझ के हमको करना पड़ेगा। हम जीत सकते हैं, पर आज जो पड़ोसी जो होते हैं वो भी तो आग में घी डालते हैं भाई, तो वो तकलीफ हमको समझनी पड़ेगी। और अकेला पाकिस्तान तो है नहीं, वो किसी का पिट्ठू बना हुआ है। जब न्यूक्लियर फील्ड उनका, न्यूक्लियर बेस जो अमेरिका का उड़ा, तो हल्ला मच गया, आप देखे थे, फिर रोना धोना शुरू हो गया, लड़ाई सिंदूर बंद करनी पड़ी। तो ये जब कॉम्प्लिकेशंस होती है तो हर काम लड़ाई से नहीं होता है, वो सोच समझ के होता है, राइट टाइम पे होता है। ये तो क्लियर कट चीज है, हमारे पार्लियामेंट अप्रूवल्स है आज। ठीक है डॉक्टर राम, अर्थव्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें, चौथे से तीसरे पायदान पर भारत ने जाना था, और जिसको लेकर विपक्ष ने बुलाने की बहुत कोशिश की कि आपको चौथे से तीसरे पर जाना था, लेकिन आप छठे पर आ गए। ऑपरेशन सिंदूर किसी को याद नहीं आया, क्योंकि जब आप जंग लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर आप इकोनॉमिकली क्राइसिस झेलते हैं। टेम्परेरी फेस है। हमारा लक्ष्य जो है तीसरे पायदान पर आने का था और है, और अभी आ जाएंगे। अब निश्चित मानिए 10 बार के अंदर अंदर हम जो है पहले पायदान पर आ जाएंगे। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखिए, जब कभी पतंगबाजी की जाती है तो पतंग काटने के लिए कभी डोर को ढीला किया जाता है, कभी खींचा जाता है। तो उसी तरह से ये आर्थिक नीति है, क्योंकि आज की तारीख में हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है, डिफेंस का उत्पादन जो हम कर रहे हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेज को आधुनिकीकरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए परोक्ष रूप से आपको ये दिख रहा है कि हम जो है तीसरे पायदान पर नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से हमारा प्लानिंग चल रहा है, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से हम बहुत सुदृढ़ होने वाले हैं। और रहा सवाल विरोधी दल का, उसका तो काम ही है खुरदबीन लगाकर वो हर अच्छे काम में बुराई ढूंढने की कोशिश करता है। अब तो उसको एक नया हथियार मिल गया, 2 पैर के काकरोचों को लेकर वो कंधे पर लाद कर वो देश में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, भारत की जनसंख्या अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ का मतदाता बहुत अच्छी तरह जानता है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई बोने के लिए आईएसआई के एजेंट काम कर रहे हैं। पर हम हर भारतीय और खासकर युवा निश्चित रूप से इन सब चीजों को समझता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, देश हित क्या है। ठीक है दिनेश जी, डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि 6.81 लाख करोड़ रुपए, करीब यहाँ 15.2% की वृद्धि है। डिफेंस बजट को हमें बढ़ाना चाहिए। निश्चित बढ़ रहा है, और डिफेंस बजट के डॉक्टर राम एक सेकेंड, दिनेश जी जल्दी से बोलिए। देखिए, डिफेंस बजट जो है पहले से ही काफी अच्छा खासा है, जो खर्च इस टाइम हो रहा है। और इसके अलावा देखिए, बढ़ाने की जैसे आवश्यकता अगर पड़ेगी, जैसे डिस्टर्बेंसेस अगर होते हैं तो 100% बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं उसमें जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर को जो आगे का बढ़ाने की, और जैसे अभी सिर्फ पॉज लगाया गया, आगे हो सकता है किस तरह के डिस्टर्बेंस करने काम करें। और उनका सिर्फ लक्ष्य जो है किसी तरीके से युद्ध करना नहीं है, शायद युद्ध करने उनके बस के काम भी नहीं है, वो उनकी औकात से कहीं बाहर है, उनकी रीच से कहीं बाहर है। तो सिर्फ युद्ध करने का एक तरह से सिर्फ ऐलान करते हैं, और एक तरह से छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं, जिससे कि आसपास के जो और जो इनके खैर ख्वाह जो मुल्क हैं
जो इनको मतलब एक तरह से मतलब डिस्टेबलाइज भारत को करने के लिए इनको यूज करते हैं टूल की तरह पाकिस्तान को। तो उनको सिर्फ ये होता है कि ठीक है एक बार हल्का से एक कदम चलते हैं, पाकिस्तान जो है हमला करने का काम करता है कहीं ना कहीं, जैसे कि छोटा मोटा गोलाबारी करता है भारत की तरफ, और बाद में सिर्फ वहां से फंड निकालने का, फंड उठाने का मतलब काम कर करता है, आप चाहे कुछ अमेरिका नहीं हो सकते हैं, चाहे सिर्फ चाइना हो महज चाहे गल्फ की गिदड़ कंट्रीज हो। भभकियां हैं जिससे भारत डरने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। कैप्टन भूषण आपका भी बहुत बहुत, कमांडर भूषण जुड़ने के लिए, और डॉक्टर रामा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से गिदड़ भभकियां तो आती हैं, लेकिन आज राजनाथ सिंह ने करारा मुंहतोड़ जवाब तो दिया है। उन्होंने कहा कि भारत यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में बांट रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्लीपर सेल्स बांट रहा है। और अब भारत एआई को आगे बढ़ा रहा है, वो आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है पाकिस्तान। तो इस तरह से आप देखिए, पाकिस्तान कभी भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सीपैक को लेकर बात कर लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात कर लीजिए, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि माली हालत क्या है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।